सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे ये जो मॉडल पेपर्स होते हैं यही एक छोटी छोटी सीढ़ी होती हैं जो आपको वाकई आपके गोल की तरफ पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो पूरे कंबाइंड सिलेबस को कवर करें और वाकई ये आपका टेस्ट भी होता है कि जितने आप कॉन्फिडेंट घर पे बैठे हैं क्या वाकई आप उतने कॉन्फिडेंट हैं इन क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चंस होने वाले हैं एकदम एनडीए पेपर बेस्ड। तो एनडीए पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आज आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं। करेक्ट आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने करेक्ट किए हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं मॉडल पेपर की ओर। मॉडल पेपर में जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सेट पी दिया हुआ है और सेट क्यू दिया हुआ है, तो हमसे ये बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या पी सबसेट होगा क्यू का, क्यू सबसेट होगा पी का, या फिर क्या सिस्टम होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले पी को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम पी को फाइंड आउट करें तो पी की फाइंड आउट करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों जो पी की वैल्यू होगी, पी में कैसे है, जहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा है, यानी यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 कॉस थीटा, यानी यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी रूट 2 प्लस 1। अगर हम सेट क्यू देखें तो सेट क्यू में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा कि साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको उस साइड सेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा। यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, और अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें ऊपर रूट 2 प्लस 1 से और रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके तो हमें मिलेगा रूट 2 प्लस 1 और नीचे 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आंसर आया रूट 2 प्लस 1। क्या यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 थी और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, रूट 2 प्लस 1 आई, यानी कि दोनों सेट इक्वल है, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव नंबर है जीपी में, तो हमसे पूछ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड किस में होगा। एक बात बड़े अच्छे से क्लियर रखिए कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो इनका अगर हम लॉग ले लें तो लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड जो है वो हमेशा एपी में होगा, और अगर एपी में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो एपी ही रहता है। लॉग मतलब एपी में अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करिए तो वो हमेशा एक एपी ही रहेगा, और अगर हम एपी को पलट दें क्योंकि हमें 1 अपॉन चाहिए तो एपी का उल्टा किस में होता है बच्चों, एपी का उल्टा होता है एचपी। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड हमारा हो जाएगा एचपी में, विच इज वेरी मच क्लियर। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये एपी जीपी और एचपी की प्रॉपर्टी है। जीपी में आप लॉग लेंगे तो वो हमेशा एपी में कन्वर्ट होता है, और एपी में कुछ भी ऐड करिए एपी ही रहेगा। एचपी, एपी को उल्टा करोगे एचपी मिलेगा, एचपी को उल्टा करोगे तो एपी मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि अगर इन हाउ मेनी वेज कैन 10 लायंस एंड 6 टाइगर्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो टाइगर्स आर टुगेदर। कोई भी 2 टाइगर्स साथ में नहीं होने चाहिए। हमारे पास 10 लायंस हैं, L 3 4 5 6 7 8 9 10 लायंस। 10 लायंस को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल, 10 लोगों को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। लेकिन हमें ये देखना है कि 6 टाइगर कभी भी साथ में ना बैठे। अगर 6 टाइगर कभी भी साथ में ना बैठे तो क्या हमें यहाँ पे गैप में टाइगर्स को बैठा देना चाहिए, क्योंकि जब भी गैप में टाइगर बैठेंगे तो हमेशा वो अलग अलग होंगे। हमारे पास गैप कितने हैं, 10 लोग तो गैप 11, हमेशा जितने लोग होते हैं उससे एक ज्यादा गैप होता है, तो 11 गैप में लोगों को कितना बैठाना है, 6। जगह ज्यादा लोग कम, तो हमेशा किसका यूज होता है, परमुटेशन का। तो हमने बोला 11 जगह पे हमको अरेंज करना है 6 लायंस को, तो 11p6 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर A is the correct answer. 10 factorial for the arrangement of lions and 11p6 किसका अरेंजमेंट होगा, 6 टाइगर्स का, ताकि कोई भी टाइगर साथ में ना बैठे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बायनॉमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। पहले मैं एक्सपेंशन लिख देती हूँ कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर हमें n दिया जाए तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन एक्सपेंशन जाता है। हमें एक वैल्यू दी हुई है 3 माइनस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 3x का होल पावर 3 दिया हुआ है। इसमें बोला है कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस टू एक्स और यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 3x का पावर माइनस 3 कर देते हैं। यहाँ पे बायनॉमियल एक्सपेंशन हमको लगाना पड़ेगा। फॉर एनी इंडेक्स नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 3 माइनस टू एक्स तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n कितना है माइनस 3, x की जगह क्या है 3x। फिर अगला टर्म क्या होगा बच्चों, n इंटू एन माइनस वन, यानी कि माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक और टर्म आएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3x क्यूब आ जाएगा। क्योंकि हमें एक्स क्यूब के कोफिशिएंट तक जाना है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों ध्यान देना है, एक्स क्यूब कब मिलेगा, एक्स क्यूब तब मिलेगा जब एक्स स्क्वायर। अच्छा एक और लाइन लिख लेते हैं, 3 माइनस टू एक्स, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 9x। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस और क्योंकि ये हो गया माइनस 3 और माइनस 4 इंटू 27 बाय 2 है। तो अगर बाय 2 है, सॉरी 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 54 आएगा, बट पॉजिटिव में 54 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 6 है, यहाँ से आ गया माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 के अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 270 माइनस में माइनस 270 एक्स क्यूब आएगा एंड सो ऑन, ऐसे एक्सपेंशन जाएगा। आप बताओ एक्स क्यूब कब बनेगा, एक्स क्यूब तब बनेगा जब एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे और एक्स क्यूब वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तभी एक्स क्यूब बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, इसका डबल करेंगे तो 108 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 810 आ जाएगा, यही कांस्टेंट हुए। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 918 विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमें ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सपोज ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी पी सी हमें दिया है 1/4। अच्छा ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है और ए और सी में कुछ कॉमन है। अच्छा, अगर इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जाएं तो ए और सी में कुछ कॉमन है, ये ए है ये सी है, लेकिन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आपको एक बात पता है, इसने बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक। एटलीस्ट वन को क्या लिखते हैं मैथमेटिकली, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कहते हैं। अगर ये वैल्यू है तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, राइट। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पता है, वो तीनों, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो क्या आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी खुद भी 0 होगा, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया। सारी वैल्यूज रख देते हैं। पी ए कितना है 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। बी के साथ कुछ कॉमन नहीं, ये 0 है, बी और सी में ये भी 0 है, और ये कितना है माइनस 1/8 आ गया। दिस विल बिकम 3/4 माइनस 1/8। अगर आप एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा 5/8, और 5/8 विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगेन। ओके, डी आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही माना जाना और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जब हमें वैल्यू दी है √3 कोसेक
20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमेशा इसको कोई नॉन वेरिएबल में बदलने की कोशिश करिए। पहले इसको साइन और में चेंज कर देते हैं, साइन 20 हो गया और ये आ गया 1/cos 20। अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 cos 20। अब देखो बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर 2 का यूज होता तो यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता, तो कुछ वेरिएबल सॉल्व होता। यहाँ पर भी हम इसी तरह के पैटर्न में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ध्यान रखिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे आपके हमेशा पैटर्न आ जाते हैं। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ऊपर तो आ जाएगा √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20 हो गया, और नीचे आ गया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा sin 20 cos 20। ध्यान दीजिएगा, ऊपर बन गया ये sin 60 की वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई sin 60 की, ये वैल्यू हो गई cos 60 की, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऊपर वैल्यू बन गया sin 60 माइनस 20, sin a माइनस b की वैल्यू हो गई, और नीचे आ गया sin 40, और क्या ऊपर भी sin 40 ही लिखा है, sin 40 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला जिसको याद है तो वो क्या लिखा है, 3 tan इनवर्स x, और ये क्या लिखा है 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x, आंसर हो गया tan इनवर्स x। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट दिक्कत क्या होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जनरली बच्चे फॉर्मूले नहीं याद करते हैं, और फॉर्मूले नहीं याद करते तो वहीं पर इजी क्वेश्चन छोड़ करके चले जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओमेगा दिया है जो कि क्या है, 1 के अलावा कोई दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा की पावर 10 प्लस 1 की प्लस 1 7 प्लस ओमेगा क्या 0 होता है, ओमेगा की पावर 10 का मतलब ओमेगा ही होता है, राइट। तो ओमेगा प्लस 1 की पावर 7 प्लस ओमेगा, ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 यानी माइनस ओमेगा की पावर 14 प्लस ओमेगा, ये कभी भी क्या 0 आएगा क्या, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ओमेगा की पावर 105। अगर ओमेगा की पावर 105 की बात करें तो 3 से पूरा कट जाएगा, 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 की पावर 10 इज इक्वल्स टू पी की पावर 10, ये 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू पी की पावर 10, कंपेयर करेंगे तो क्या पी की वैल्यू 2 आ गई। और आगे स्टेटमेंट में बोला है फॉर सम प्राइम नंबर पी, कि प्राइम नंबर क्या होगा, पी का पी वैल्यू जो होगी वो प्राइम नंबर की होगी। तो बिल्कुल बात सही है, यानी इसका क्या है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, R1 R2 जो है वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने की। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया R1 प्लस R2 की वैल्यू P है और R1 इंटू R2 की वैल्यू P माइनस 1 है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, जिसके लिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या होगा बेटा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 हो जाएगा, राइट। होल स्क्वायर ओपन करोगे यही आएगा। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू पी स्क्वायर हो गई माइनस 2, ये क्या है पी माइनस 1। अगर हम इसको देखें तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 हो गया। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आप मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए कि माइनस d/4a, ये आपको क्या देगा इस क्वेश्चन में, ये आपको देगा मिनिमम वैल्यू। या तो इस फॉर्मूले से निकालो या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 जो कि हो गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आप एक बात बताओ, इसकी वैल्यू ये आई, ये जो वैल्यू है होल स्क्वायर 1 तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन होल स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, जब किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 से छोटी तो कभी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि या तो ये 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी 0, और जितना ये छोटा होगा उतना ही ये एक्सप्रेशन छोटा होगा। तो ये वैल्यू 0 तब होगा जब p की वैल्यू 1 होगी, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि p की वैल्यू मैडम यहाँ पे 1 होगी। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, सीधा आंसर आ गया नल मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके एडजॉइंट करो, बात बराबर है और दोनों वैल्यू सेम देगा, इसलिए इसका आंसर होगा नल मैट्रिक्स, माइनस होकर के सीधा सीधा नल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे मेरे वो हैं जो अगले सेशन के लिए तैयार हैं वर्दी पाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, जो कमीशन होने के लिए और वाकई में देश को समर्पित करना चाहते हैं अपना जीवन, और साथ ही साथ उस डेडिकेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा कि हाँ आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपके लिए हम दिवाली बम्पर ऑफर लेकर के आए हैं, जहां पे हमने साल भर की फीस रिड्यूस करके आपके लिए ले ली है 40,000। अब ये 40,000 में वो बच्चे जो 12th में हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उनके साथ है एनडीए प्लस जेई प्लस बोर्ड्स भी अवेलेबल है, और जो 12th पास है वो जेई के साथ एनडीए की फुल टू प्रिपरेशन कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा ड्रॉबैक होता है बेटा, एनडीए और जेई के क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में थोड़ा तो डिफरेंस आता है, और एनडीए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो डायरेक्ट 12th के पास आपको ऑफिसर बनाती है और गवर्नमेंट जॉब देती है विद कमीशन रैंक। बट जेई के बाद क्या है, जेई के बाद आप अच्छे कॉलेज में आईआईटी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि 4 साल के आईआईटी के बाद, 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद भी आपको परमानेंट सेटलमेंट सर्च करना पड़ता है। बट जेई इसलिए है डिफेंस फोर्सेस का पार्ट कि एक तो ये करियर सिक्योर कर रहा है आपका बीटेक के थ्रू, बट साथ ही साथ अगर आप जेई की कोचिंग में बैठ रहे हैं तो आपको जेई के थ्रू साल भर में 4 एसएसबी मिलेंगी, और वो 4 एसएसबी आपको बहुत परफेक्ट मौका दे रही है, मात्र 40,000 रुपए में आपको साल भर की पूरी फीस है, जिसमें आपके दोनों कोर्सेज, पूरे भारत में इकलौता एमकेसी आपको ये ऑफर दे रहा है जहां दोनों कोर्सेज एक साथ प्रिपेयर कराए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कॉल कर लेना चाहिए हेल्पलाइन नंबर पे, और जल्दी से जल्दी ऑफर डिस्काउंट जो है वो अवेल कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के घर में अभी भी सोच रहे हैं, अब सोचने का मौका गया और कर गुजरने का टाइम है, क्योंकि अप्रैल में ऑलरेडी आपका एनडीए का पेपर है और जनवरी और अप्रैल में 2 बार आपका जेई का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में ये है बेटा कि अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 15 बच्चे हैं किसी क्लास में जिनके मार्क्स हमें दिए हुए हैं इतने, तो हमसे बोला मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। आप छोटे से बड़े में अरेंज करो या बड़े से छोटे में अरेंज करो, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगर 15 टर्म्स हैं तो 15 + 1/2 यानी जो 8th टर्म होगा, 8th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। 8th टर्म, अच्छा 15 बच्चे थे जिसमें से 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए, तो 5 बच्चे फेल हो गए होंगे। 5 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए होंगे, उनके नंबर कम होंगे, और हमें क्या करना है, छोटे से बड़े में लिखना है। उसके बाद अच्छा 8th नंबर तक रुक जाना है। उसके बाद सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 40 आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? 40 के बाद 50 आएगा, और फिर कौन सा आएगा? 60 आएगा। और देखो 60 जो है वही 8th पोजीशन पे लिखा हुआ है। उसके बाद इससे भी बड़े कुछ नंबर होंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें देखना है कि अगर छोटे से बड़े में हमने लिखा तो बीच में कौन सा आएगा। 15 स्टूडेंट थे तो 8th वाला जो बच्चा होगा वो मीडियन मार्क्स होगा। तो 8th वाले बच्चे के मार्क्स कितने हैं? 60 मार्क्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक बार आपने स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर m और n। ठीक है, एक्स एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट, अगर मान लेते हैं एक्स एक्सेस पे a इंटरसेप्ट बना रहा है तो 1/a की वैल्यू m दी है, और y एक्सेस पे अगर b इंटरसेप्ट बना रहा है तो 1/b की वैल्यू n दी है। अगर इंटरसेप्ट पता होता है तो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम x + x/a y/b = 1। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1/a क्या है? m है, तो m x हो गया, और 1/b क्या है हमारा? 1/b है n, तो mx + ny = 1, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, mx + ny, क्योंकि 1/a को रिप्लेस कर दिया m से, 1/b को रिप्लेस कर दिया n से, और सिंपल सा क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें ये दिया हुआ है कि a, b और c वेक्टर दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है वेक्टर a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। होल स्क्वायर कर देते, तो mod a स्क्वायर + mod b स्क्वायर + mod c स्क्वायर + 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर + b वेक्टर डॉट c वेक्टर + c वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा। a वेक्टर परपेंडिकुलर है b + c से, मतलब समझिएगा, अगर b यहां जा रहा है, c यहां जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर b + c यहां जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उन दो वेक्टर्स के बीच से निकलता है।
राइट। तो अब पॉइंट ये है कि अगर कोई वेक्टर b प्लस सी पे परपेंडिकुलर है तो क्या वो ऑटोमेटिकली b पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और c पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी 0 होगा और a वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 होगा। क्या यहां से हम ये कह सकते हैं b c पे भी परपेंडिकुलर और b a पे भी परपेंडिकुलर है बाय सेम लॉ? इसका मतलब a b c तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए तीनों की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो खत्म, ये सबकी वैल्यू 0 हो गई। यहां से आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी कितना है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 और 25। तो यहां से हमें कितना मिला, वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू आ गई। यहां से 32 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा और हमें लेना पड़ेगा रूट। तो हमें वैल्यू मिल गई आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, बट थोड़ा सा लॉजिक था यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है ये क्या कहना चाह रही है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारा ये दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के। एलिमेंट अगर डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के, तो हमें ये बोल रहा है देयर कैन बी अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर दिस। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है तो हमें ये पता होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा 1 होता है। इसने बोला कि क्या कोई लाइन ऐसी मौजूद होगी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके भी स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1। हम देख लेते हैं इनके स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं। पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। दूसरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अच्छा रूट 4 क्यों हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। सबको ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो आंसर 1 आया। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल कि ये भी डायरेक्शन कोसाइन हो जाए। तो स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज यूनिटी। नो, रॉन्ग। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन का सम 1 होता है। तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन एकदम सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला, द रेंज ऑफ अ फंक्शन इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि इस वीडियो को, इसको अगर हम देखें, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हुआ है तो हमें इसके मैक्सिमम वैल्यू अब ऑलरेडी पता होती है यार, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू है और ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक का जो वो रेंज होता है वही तो रेंज कहलाती है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, यही तो रेंज हो गई। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट। सीधा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिमिट का एक क्वेश्चन है और अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा अच्छे से लिख ले तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 प्लस 8 प्लस एन क्यूब और नीचे आ गई वैल्यू 1 माइनस एन की पावर 4 होगी। अच्छा क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होती है। यानी हम कह सकते हैं एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होती है। ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। तो हमने लगा दिया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 1 माइनस एन स्क्वायर। बड़ी सीधी सी बात है बेटा कि जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैंने बोला था डिग्री देख करके आंसर लगा देना। जैसे ऊपर से आएगा n की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, नीचे से आएगा n की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो -4, तो आंसर आ जाएगा -1/4। ऊपर नीचे जब डिग्रियां सेम होती हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 4n की पावर 4। ऊपर और नीचे दोनों के क्या है, डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम है तो n की पावर 4 बनेगा, उसका कोफिशिएंट 1। हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट जो पावर है उसका कोफिशिएंट ले लेना होता है। तो n की पावर 4 का 1 हो गया, यहाँ से n की पावर 4 का -4 हो गया, तो 1/-4 यानी आंसर बी होगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। आगे बढ़ते हैं, या तो आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसमें आप डिफरेंशिएशन के एक शॉर्ट ट्रिक लगाइए। m की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है m की पावर n
n बाई m बाई n m डैश प्लस n डैश log m, ये होता है। जो लिखा है वो लिखो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, m डैश प्लस n डैश log m। तो यहां से हमने क्या किया, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो हमने बोला यार एक काम करते हैं, अच्छा इस ये लगाना है तो इससे भी कर सकते हो, या तो और तरीका है लॉग भी ले सकते हो, लॉग लेकर के भी, ये मेथड 1 है, दोनों तरफ ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 दे देते हैं आपको कि दोनों तरफ लॉग ले लो, तो x log y हो जाएगा और यहां से आ जाएगा y log x। दोनों को एक तरफ ले जाते हैं तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे हम लगा देते हैं dy बाई डी एक्स, क्या इम्प्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ऊपर डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log y माइनस 1 बाई y अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो x बाई वाई माइनस log x हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस एक्स लॉग y हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा। यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई लॉग x हो जाएगा और y कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो y बाई एक्स, y माइनस, अच्छा ये वाला टर्म यहां दिख रहा है क्या, इसको अगर पलट दोगे तो फिर से माइनस साइन मैनेज हो जाएगा, उसने नीचे माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आएगा ना, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसने नीचे मल्टीप्लाई करा दिया माइनस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द टैंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो टैंजेंट है वो पैरेलल है इसके, यानी ये जो कर्व होगा इस पे किसी पॉइंट पे टैंजेंट बन रहा होगा और ये जो टैंजेंट है ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका स्लोप क्या दिख रहा है, इसका स्लोप है 3, तो उसका भी स्लोप 3 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 1, और इसकी वैल्यू 3 के बराबर, तो x की वैल्यू 1 आ गई। सिंपल सा दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 एक ही ऑप्शन में दी हुई है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को जरा देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं तो हमें दिया हुआ है, अगर हम a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को अगर हमने t मान लिया तो ये हो जाएगा 2a cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ऊपर हमें दिख रहा है कि हमें 2 साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी अगर साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यानी कि साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी। ये रख देते हैं, ये वैल्यू हम वहां रख देते हैं, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी अपॉन टी, यानी लॉग टी। लॉग टी अगर लेंगे तो लॉग टी की वैल्यू क्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है, सीधा सीधा सा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में ये सिंपल सा पैटर्न है, हम तुमको एक बात साफ साफ बताते हैं कि अगर कभी भी एक पैटर्न दिखे ऐसा कि f ऑफ a से b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है dx, तो हमेशा आंसर होता है b माइनस ए बाई 2। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। ये एफ एक्स है, एफ एक्स है, एफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है, तो इसका भी आंसर सीधा आ जाएगा कि दोनों लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2, यानी आ जाएगा आंसर पाई बाई 4। और हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पावर रूट ही नहीं, कोई भी पावर दे, 3/2 रूट में कुछ भी पावर दे, अगर ऐसा फंक्शन है तो आंसर हमेशा पाई बाई 4 ही आता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इतना। अच्छा ठीक है, अगर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, अंदर की वैल्यू कहाँ 0 हो रही है, x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ये क्या है x इज इक्वल्स टू 1। दूसरी y इज इक्वल्स टू 1 लाइन, y इज इक्वल्स टू 1 लाइन ये होगी बेटा, यही क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर हम देखें इसका एरिया हमें चाहिए, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हमारी y की वैल्यू 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया,
और ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर y 1 है इस पॉइंट पे तो क्या x भी 1 होना चाहिए? y 1 तो x भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला पॉइंट निकाल लो, या फिर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, तो यहां पे इस पॉइंट पे x की जगह 2 होना चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस 2 है, ये पूरा डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आंसर कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1। एरिया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, एक और बार समझा दे रही हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बाबा ये डिस्टेंस, ये y इज इक्वल्स टू 1 है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? y की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव x एक्सेस की तरफ है, तो x की वैल्यू 2 लेंगे। x की वैल्यू 2 है तो ये डिस्टेंस पूरा 2 हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो लगा दिया, ये एरिया आ गया आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 1। अगला डिग्री पूछ रहा है। डिग्री इसकी क्या होगी? डिग्री इसकी होगी, अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो डिग्री इसकी, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि इसकी डिग्री 1 होगी? गलत। अगर कोई भी dy/dx का टर्म किसी भी रेडिकल के अंदर है, लॉग के अंदर है, कॉस के अंदर है, ई की पावर में है, मतलब उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर हमने लॉग से इसको निकाला तो ये ई की पावर में चला जाएगा, यानी ये रेडिकल से कभी फ्री नहीं होगा। तो अगर dy/dx का टर्म कभी भी रेडिकल से फ्री नहीं है तो उसका डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होता है, यानी इसका आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट। dy/dx का टर्म किसी भी अंदर चीज, किसी भी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है तो उसका टर्म आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिख दूं x dx प्लस y dx प्लस x dy, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो x dx तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं d टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हमने इंटीग्रेट किया तो x²/2 प्लस एक्स वाई प्लस सी आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 2xy इज इक्वल्स टू सी, वही कांस्टेंट नया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नया कांस्टेंट आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू सी है, 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में रेंज पूछ रहा है। अरे यार इसका रेंज पूछ रहा है तो काम ही खत्म है। सीधी सी बात है कि अगर x+3 है, नीचे वाला जो मॉड x+3 है वो 2 तरीके से खुलेगा, या तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या तो एक बार नेगेटिव साइन। ये पूछे जा चुके हैं सवाल, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो वैल्यू 1 आएगी या तो -1 आएगी, इसके अलावा और कुछ और वैल्यू नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डोमेन। अब ये डोमेन का क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क, और हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप इसका सही आंसर दें। दिवाली का त्यौहार अपने घर वालों, परिवार वालों के साथ बहुत ही अच्छी मनाइएगा। कोशिश करिए कि आप पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए, जहाँ पे आप धरती में रहने वाले बाकी लोगों को, है ना, यानी बाकी जानवरों को, जीव जंतु को भी रहने का मौका दीजिए, उनको भी एक फ्रेश एनवायरनमेंट दीजिए। एक ह्यूमन होने का यही धर्म है। तो पॉल्यूशन फ्री दिवाली आप लोग मनाइए, और टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।